हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने कंटिन्यू कर रहे थे इको का चैप्टर सेकंड, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज तक अपने इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देखो क्या क्या पढ़ा आपने। ये सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में क्या कुछ है। सबसे पहले सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक कार्यों के क्षेत्र कौन कौन से हैं वो अपने इसमें स्टडी किया। अपने देखा कि इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर देखे थे अपने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तीनों सेक्टर के अलग अलग नाम हैं। जिस प्रकार की एक्टिविटी जिस सेक्टर में होती है उसी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उस सेक्टर को नाम दिया गया है। जैसे प्राइमरी सेक्टर किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर नाम दे दिया गया। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी सेक्टर था वो किस पे बेस्ड है, मेनली किस पे बेस्ड था, वो इंडस्ट्रियल बेस है, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर नाम दे दिया गया। टर्सरी सेक्टर है वो मेन किस पे बेस है, सर्विस पे, तो इसको सर्विस सेक्टर भी नाम दे दिया गया था। तीनों सेक्टर, तीनों के अलग अलग नाम दे दिए गए। इन तीनों में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है वो अपने देख ली है। फिर अपने इन तीनों का कंपेयर किया था। अभी तीनों सेक्टरों में क्या क्या कंपेयर कॉमन चीज़ें, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर एक दूसरे सेक्टर से अलग किस प्रकार से है वो अपने देख लिया। भी तीनों सेक्टर में क्या क्या गतिविधियाँ होती है इन तीनों की तुलना आपने कर ली, कंपेयरिंग कर लिया तीनों का। फिर अपने इनमें देखा था कि तीनों सेक्टरों का हिस्टोरिकल चेंजेस क्या था। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टरों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हुए थे। अपने देखा भी जो भी डेवलप कंट्री है चाहे डेवलपमेंट कंट्री है, तीनों में ही देखा था कि सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें सबसे बड़ा योगदान था जीडीपी में। धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और जो टर्सरी सेक्टर है उसका योगदान सबसे ज़्यादा हो रहा है, चाहे किसी भी कंट्री की अपने तुलना इससे कर लें। फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, तीनों का ग्राफ दे दिया गया था। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, ये अपने देख लिया था कि जो प्रोडक्शन है उसमें राइजिंग सेक्टर कौन सा हो रहा है, टर्सरी सेक्टर है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, इसको अपने स्टडी कर लिया। फिर अपने देखा था कि अधिकांश लोग नियोजित कहाँ है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, यानी सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार किस सेक्टर में मिला है, तो ये भी अपने देखा था। इसके बाद में अपने पढ़ा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अतिरिक्त रोजगार है वो किस प्रकार से अपने सृजन करेंगे, उसका क्रिएट किस प्रकार से करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किस प्रकार से करेंगे, ये भी अपने पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं आज तक में। फिर अपने देखा था डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, भी दोनों सेक्टरों को अलग अलग सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में बांटा और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या थे। तो इन दोनों का अपने डिफरेंस देखा कांता और कमल के रूप में। कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। इन दोनों सेक्टरों में क्या डिफरेंस है, बहुत ही ईजिली अपने इसको स्टडी कर लिया और ये लर्न भी ईजिली हो जाएगा। फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स है उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो वो किस प्रकार से होगा ये भी अपने इसमें स्टडी किया पीछे। तो आज अपने शुरू करेंगे सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर सेक्टर्स, ओनरशिप के आधार पर सेक्टर्स कौन से, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों के बारे में अपने पढ़ेंगे। जैसे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में पढ़ा वैसे ही इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक सेक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। अनदर वे ऑफ क्लासीफाई एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ टू बेसिस ऑफ हु ओन्स असेंट एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस। अब देखो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको उनको जो सेक्टर्स है उनमें अलग अलग बांटने के लिए एक दूसरा तरीका देखा है आपने। जो भी
जो भी सर्विसेज है, रिस्पॉन्सिबल द डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द पब्लिक सेक्टर। परिसंपत्तियाँ का स्वामी जो होता है, ओनरशिप होती है वो, और सेवाओं की उपलब्धता है, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन सा है, ठीक है, उसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन है, डिलीवरी ऑफ द सर्विस, भी जो सर्विस डिलीवर कर रहा है उसके लिए जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल कौन है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओवन मोस्ट ऑफ द असेट एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस। अब देखो जो पब्लिक सेक्टर है यानी सार्वजनिक सेक्टर, उसमें जो अधिकांश असेट्स है वो कौन देगा, सरकार का स्वामित्व होगा, उस पर किसका होगा, सरकार का स्वामित्व होगा, और सरकार ही वहाँ पर सर्विस है वो प्रोवाइड करवाएगी। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो असेट्स होंगे उन पर ओनरशिप और जो सर्विसेज है उनके वितरण की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इंडिविजुअल हो सकती है, एक व्यक्ति के हाथ में हो सकती है, या एक कंपनी है उसके हाथ में हो सकती है। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वेयर कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL आर प्राइवेटली ओन्ड। अब देखो जो रेलवे है और अपने डाक है वो क्या पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है, जबकि दूसरी तरफ अपने देखें टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को आ गई, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर प्राइवेट ओन्ड। ये क्या है, दोनों निजी कंपनी है, प्राइवेट ओन्ड है, इनको निजी कंपनियों के स्वामित्व में ये कंपनियां काम कर रही है, ठीक है। फिर एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। अब देखो जो प्राइवेट सेक्टर है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ करती है उसका मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना, अर्न प्रॉफिट्स। मेन मोटिव उनका था अर्न प्रॉफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। अब देखो ये क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इनकी जो सर्विसेज है उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल्स है और कंपनीज है उनको भुगतान करना पड़ेगा उनकी सेवाओं के बदले में। जबकि द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। पहला इनमें डिफरेंस क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पर्पज क्या होता है, अर्न बेनिफिट्स, ठीक है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, उसका पर्पज क्या होता है, नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। गवर्नमेंट राइज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। अब देखो इसमें इनका जो मोटिव होता है वो लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर जो भी खर्चा करती है उसकी भरपाई वो किससे करती है, टैक्सेस से, और दूसरे तरीके हैं उनसे वो उनकी भरपाई करेगी। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। जो आधुनिक दिन है यानी मॉडर्न डे गवर्नमेंट है, आधुनिक जो सरकारें हैं वो सभी तरह की गतिविधियाँ उन पर व्यय करती है। जितनी भी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है उन सभी पर वो खर्चा करती है। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़, वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़, लेट्स फाइंड आउट। अब देखो भी ये गतिविधियाँ क्या है और सरकार ऐसी गतिविधियों पर खर्चा क्यों करती है, अपने इसको देखना है। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल कॉस्ट। अब देखो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता सोसाइटी को और उसके जो सदस्य हैं एज ए होल बट उसके सदस्यों को होती है, परंतु विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट, परंतु इन्हें जो प्राइवेट सेक्टर है
वो रीजनेबल कॉस्ट पर उपलब्ध नहीं करवाएंगे। क्यों? वाई क्यों? सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब देखो, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर है उनकी क्षमता से बाहर होते हैं। ठीक है। आल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल हु यूज दीज फैसिलिटीज इज नॉट इजी। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। कई सर्विस ऐसी है जिनका यूज़ हजारों लोग करते हैं और उन सभी से पैसा इकट्ठा करना भी आसान नहीं है। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज ए हाई रेट ऑफ देयर यूज़। अब देखो, इसीलिए क्या करेंगे वे, यदि वे इन चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं, इन चीज़ों को उपलब्ध करवाएंगे तो इनकी ऊंची कीमत वसूलते हैं। हाई रेंज लेंगे, वो हाई रेट इनके हाई रेट चार्ज लेंगे इन पे, इनके यूज़ पे। एग्जाम्पल आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रो डैम्स ETC। अब देखो, जैसे कि सड़कें बनी हैं, पुल, रेलवे, पतनों, बिजली आदि का निर्माण, और जो डैम्स है उनका कंस्ट्रक्शन होता है जिनसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए क्या होगा, दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड एंश्योर दैट द फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द एवरीवन। इसीलिए क्या करेगी सरकार, ऐसी जो भारी जिन पर खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैड टू सपोर्ट। अब कुछ गतिविधियाँ ऐसी है जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत होती है। गवर्नमेंट हैड सपोर्ट, गवर्नमेंट जो सपोर्ट करेगी। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज इट। जो प्राइवेट सेक्टर है उन उत्पादनों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते हैं जब तक सरकार उन्हें इनकरेज नहीं करेगी, यानी प्रोत्साहित नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। अब देखो, जैसे कि उत्पादन मूल्य है, जो उत्पादन मूल्य है इसका, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, यानी जितना कॉस्ट उसे जनरेशन पे हुआ जितना कॉस्ट होगी जनरेशन में, उत्पादन मूल्य पर बिजली उसकी अपने बिक्री करेंगे तो बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी। जो वस्तुएं बना रहे हैं तो वो महंगी हो जाएगी। मैनी यूनिट्स, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स, माइट हैव टू शट डाउन। गवर्नमेंट हर स्टेप इन by producing supplying electricity at rates where which these industries can afford. Government had to bear part of the cost. देखो, जितना इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन करने में कॉस्ट आई, अगर उतनी ज़्यादा कॉस्ट वो इंडस्ट्री से लेगी तो जो इंडस्ट्रीज है उनकी जो उत्पादन लागत है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो अनेक इकाइयाँ हैं, मुख्य तौर से कौन सी है, स्मॉल स्केल यूनिट्स है, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और यहाँ पर सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिससे कि वो उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो बिजली आसानी से खरीद सकते हैं। सरकार लागत है उसका कुछ पार्ट भी वहन करती है, बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। उसकी लागत का कुछ हिस्सा सरकार देती है उनको। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज wheat and rice from farmers at a fair price। इसी प्रकार जो भारत सरकार है किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है।
दिस इज स्टोर्स इन यू इट्स गोडाउन्स एंड सेल्स एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप। देखा ही आपने भी, सरकार किसानों से ऊंचे मूल्य पर गेहूँ और चावल खरीदती है, उनको अपने गोदामों में स्टोर करती है और बाद में राशन शॉप्स के माध्यम से जो कंज्यूमर्स है उनको कम मूल्य पर बेचती है। क्लास यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9। ये क्लास 9 में जो फूड सिक्योरिटी चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था भी, गोडाउन शॉप्स है या राशन शॉप्स है उनका मुख्य काम क्या था। द गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। अब देखो, सरकार जो उस पर कॉस्ट है, लागत थी, उसका कुछ भाग वहन करती है, खुद वहन करती है। इस प्रकार से जो सरकार होती है वो किसानों और उपभोक्ता, किसान जो है फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों की हेल्प करती है, दोनों की सहायता करती है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो अधिकांश लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट, जो जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी किस पे होती है, सरकार पर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, और गवर्नमेंट क्या करेगी, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, यानी वो उस पर सरकार खर्चा जरूर करेगी। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इट्स वन एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल है भी, सभी के लिए हेल्थ और एजुकेशन है, फैसिलिटीज़ है, वो उपलब्ध करवाएगी सरकार, प्रोवाइड करवाएगी सभी को। ये उसकी जिम्मेवारी है सरकार की, अनिवार्य रूप से। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दीज इशूज इन द फर्स्ट चैप्टर। इसके कुछ अपने इशूज है वो पहले अध्याय में पढ़ लिए, फर्स्ट चैप्टर में उनको अपने पढ़ा था। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पार्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो, समुचित ढंग से विद्यालय को चलाना और वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा देना, मुख्य तौर से पार्टिकुलरली द एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत में जो इलिटरेट यानी निरक्षर जो लोगों की संख्या है विश्व में सबसे ज़्यादा है, यानी निरक्षर लोग जो भारत में सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली वी नाउ दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर malnourished and a quarter of them are critically ill। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे हैं वो क्या है, कुपोषण के शिकार है। किसके है, कुपोषण के। और उनमें से 1/4 क्या है, गंभीर रूप से बीमार भी है। ठीक है, वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ द ओडिशा 41 और मध्य प्रदेश 47 इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, ओडिशा, हमने जो मोरालिटी रेट है उसके बारे में पहले पढ़ा है, मोरालिटी रेट होती क्या है। ठीक है, अब जैसे ओडिशा में मोरालिटी रेट कितनी है, 41 है, और जो एमपी है उसमें मोरालिटी रेट कितनी है, 47। तो ये जो है वर्ल्ड के जो सबसे पुअरेस्ट रीजन है उनसे भी ज़्यादा है ये। तो गवर्नमेंट आल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इस कंडीशन में सरकार को भी जो मानव विकास है उसके पक्षों, जैसे कि सुरक्षित जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो लोगों को अवेलेबल करवाए, जो पुअरेस्ट हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर एंड फूड, जो गरीब लोग हैं उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, और फूड और न्यूट्रिशन है वो भी उन लोगों को प्राप्त कराने की ज़रूरत है। इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट।
ये सरकार की ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज। सरकार का ये करता है भी बजट बढ़ाकर अत्यंत जो निर्धन गरीब है, पुअरेस्ट है ना जो, और जो इग्नोर्ड रीजन है, पूर्णतः अपेक्षित रीजन्स है कंट्री के, उनमें इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज, उन भागों में देखभाल करनी चाहिए। तो आज का चैप्टर अपना यहीं तक पूरा होता है। आप इस चैप्टर को इजीली रीड करें और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही इजी बनेंगे और एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भी। जैसे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस पूछ सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर है उनमें डिफरेंस पूछ सकता है, और जो रोज़गार सृजन है वो किस प्रकार से कर सकती है सरकार, उसके बारे में पूछ सकता है। तीनों सेक्टर्स के बारे में पूछ सकता है। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, तीनों सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर्स है उनके बारे में अपने को लिखना पड़ सकता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है और सेकेंडरी में क्या होता है, टर्सरी में क्या होता है। तो इजी चैप्टर है ये अपने लिए। तो आज अपने इस चैप्टर को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन मिलेंगे और उसी डे शाम को इसी चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप गूगल फॉरम पर एक क्लास टेस्ट होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।